हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला सो फार। जो अभी तक हमने लेक्चर लिए हैं 1 2 3 4 5, जो 5 लेक्चर हैं उनमें जो जो हमने फार्मूला यूज़ किए हैं, जो जो टॉपिक्स पढ़े उनके जो इंपॉर्टेंट फार्मूला उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको तुम्हें याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव यही है, जो तुम पढ़ रहे हो एक्चुअल में जो पढ़ रहे हो तुम उसका आउटपुट आए। यदि तुम पढ़ रहे हो उसका आउटपुट ही नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मेन मोटिव है, यदि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो जो तुम मेरे से पढ़ रहे हो, जो टॉपिक तुम मेरे से कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन हो वो तुम ईजिली सॉल्व कर पाओ और तुमसे ईजिली हो पाए। कम से कम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो चल रहा है इनमें से तुम्हारे जो नेट JRF में मार्क्स है वो कन्फर्म होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है हम एटॉमिक पूरी पढ़ लें और हमसे क्वेश्चन ही ना हो। ठीक है, तो जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, और उसके फॉर्मूले याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, इनके नोट्स बनाओ खुद। जितना खुद नोट्स बनाओगे उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था यहाँ पे बोर मॉडल। बोर मॉडल में जो फॉर्मूले थे हमारे पास, देखो तो पहला फॉर्मूला हमारे पास वो है रेडियस, बोर रेडियस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला Rn हमारे पास ये था एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m जेड ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पे है 1 2 3। और ये जो क्वांटिटी थी फॉर z इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास था R नॉट इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। यहाँ पे जो मास है ये इलेक्ट्रॉन का मास था। ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला था हमारे पास। और यदि हम इन्फिनेटिव न्यूक्लियस ना माने, जो हमने माना था जो प्रोटॉन है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास की कंपैरिजन में इन्फिनेटिव है, न्यूक्लियस का मास इन्फिनेटिव और फिक्स है। यदि इन्फिनेटिव ना माने तो जो मास की जगह यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m म्यू ई स्क्वायर, सॉरी m की जगह म्यू आ जाएगा, म्यू जेड ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। और रिड्यूस मास की वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमें जो एटम है वो किस हिसाब का दिया गया है। रिड्यूस मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m, मान लो हाइड्रोजन एटम ही है MP, हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, MP प्लस Me। अलग अलग एटम के लिए रिड्यूस्ड मास का अलग अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये रिड्यूस्ड मास है हमारे पास। तो ये रेडियस का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे जेड की वैल्यू चेंज कर देगा, मास की वैल्यू चेंज कर देगा। मास कैसे चेंज होगा, वो अलग एटम देगा तुम्हें और रिड्यूस्ड मास की फॉर्म में लिखना होगा। और जेड की वैल्यू कैसे होगी, हीलियम पॉजिटिव एटम दे देगा तुम्हें, लिथियम डबल पॉजिटिव एटम दे देगा, यहाँ जेड की वैल्यू 2 होगी, यहाँ जेड की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, ऐसे दे सकता है। बेरिलियम 3 पॉजिटिव दे देगा, यहाँ जेड की वैल्यू 4 होगी। इस हिसाब से यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वेलोसिटी Vn इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/n। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला था, जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h। और इसकी जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1/137 इंटू c, जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h फॉर जेड इक्वल टू 1। ठीक है, 1/137 इंटू सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारे पास V नॉट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा V नॉट इंटू 1/n। ये देखो जो वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, जेड पे डिपेंड कर रही है। जेड की अलग अलग वैल्यू के लिए वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये याद रखना, वेलोसिटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यदि वेलोसिटी से क्वेश्चन बनेगा तो मास पे बन सकता है या जेड पे बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। देखो यहाँ से हमने हाइपर फाइन जो फाइन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने जो जेड ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट HC, C नीचे चला जाएगा, ये था 1/137। ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हमने कहा था फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। हमने जब लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट HC की वैल्यू थी 1/137। ये था फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और जो वेलोसिटी V नॉट है उसमें भी आपको रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। जो थर्ड फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास -m जेड स्क्वायर e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर।
ये एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो क्वांटिटी फॉर जेड इक्वल टू 1। अब जो एनर्जी का फॉर्मूला ये जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, एन पे भी डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि हम जो न्यूक्लियस का मास है वो फाइनाइट लें तो ये रिड्यूस्ड मास में चेंज हो जाएगा, तो En आएगा हमारे पास -μ जेड स्क्वायर e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है टर्म वैल्यू का, जो टर्म एनर्जी हमारी जो टर्म शिफ्ट है, जो टर्म वैल्यू है हमारे पास वो है En/hc, ठीक है। वो होती है हमारे पास, इसको hc से डिवाइड कर दो तो वो 1/λ की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो 1/λ था हमारे पास r इन्फिनिटिव 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। यहाँ पे जो nf था वो था हमारे पास लोअर लेवल जो डिसाइड करेगा कौन सी सीरीज है, और ni है हमारे पास हायर लेवल, और r है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट। जो r इन्फिनिटिव होगा हमारे पास, r इन्फिनिटिव का फॉर्मूला हमारे पास -m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ ये हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ये भी m पे डिपेंड कर रहा है। इसकी जो वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की इन्फिनिटिव के लिए 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। ये m पे डिपेंड कर रहा है। यदि फाइनाइट न्यूक्लियस का केस लें तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ जाएगा, ठीक है। यदि हम रिड्यूस्ड मास वाला केस लें तो r इन्फिनिटिव और जो रिड्यूस मास में रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा उनमें क्या रिलेशन होगा। देखो यदि हम फाइनाइट केस लें, मान लो ये हम एक फाइनाइट न्यूक्लियस का केस ले लेते हैं। फाइनाइट न्यूक्लियस में हम रिडबर्ग कांस्टेंट को Rm लिख लेते हैं। जो Rm और R इन्फिनिटिव में रिलेशन होगा वो होगा 1 Rm इक्वल टू R इन्फिनिटिव 1 + m/m, ठीक है। रिड्यूस्ड मास है हमारे पास m × m, m + m। यहाँ पे जो m है ये न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस मास, और ये फाइनाइट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है न्यूक्लियस और फिक्स नहीं है, तो रिड्यूस मास के टर्म में बात करेंगे तो Rm होगा R इन्फिनिटिव 1 + m/m, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट का, ठीक है। m/m न्यूक्लियस का मास m, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है जब जो न्यूक्लियस हम फाइनाइट न्यूक्लियस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 1/λ R इन्फिनिटी 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। nf की वैल्यू 1 है तो ये लाइमन सीरीज होगी, nf की वैल्यू 2 है तो बामर होगी, और बामर जो सीरीज होगी वो विजिबल रेंज में होगी। और बामर सीरीज में देखो इसमें 3 लाइन होगी, H-अल्फ़ा, H-बीटा, H-गामा। H-अल्फ़ा, H-बीटा, H-गामा कब होगी, जब H-अल्फ़ा होगी जब हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो 3 से 2 में हो, और H-बीटा कब होगी जब ट्रांजिशन 4 से 2 में हो, और H-गामा कब होगी जब ट्रांजिशन 5th से 2 में हो। थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो H-अल्फ़ा लाइन, फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल में ट्रांजिशन H-बीटा लाइन, गामा लाइन होगी जब 5th लेवल से सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो। तो 3 यहाँ पे लाइन्स है हमारे पास बामर सीरीज में, ठीक है। ये याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे बोर मॉडल के फॉर्मूले, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। देखो जब इलेक्ट्रॉन था वो प्रोटॉन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था, तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम था L है हमारे पास mv/r। इसका एंगुलर मोमेंटम है, इसका एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग लूप, एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा या मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका, वो था हमारे पास म्यू, ठीक है। म्यू L से लिख देते -GL G⁴ E/2m L वेक्टर, ठीक है। ये था हमारे पास, GL की वैल्यू 1 थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो Z कंपोनेंट था हमारे पास μL Z कंपोनेंट -GL E/2m L Z, और जो L हमारे पास था ये था हमारे पास रूट, इसके जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है √L L+1 H/2π, और जो LZ था हमारे पास Z कंपोनेंट ML
ml/2 और जो ml की वैल्यू है हमारे पास वो है -L2 + L और इसकी जो फिक्स वैल्यू जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू होगी वो होगी 2L + 1। तो ये हमारे पास था मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसको हमने बोर मैग्नेटॉन के टर्म में लिखा था। जो L था हमने इसको देखो LZ को और L को हम क्या लिख सकते हैं, L को लिख सकते हैं हम -GL E/2m। यहाँ से इसको हमने लिख दिया था √L L + 1 H/2π। ठीक है, तो ये आया था -GL × μb बोर मैग्नेटॉन √L L + 1। ये बोर मैग्नेटॉन था, बोर मैग्नेटॉन था हमारे पास EH/4πm। तो ऐसे ही हमारे पास μLZ आ जाएगा, जेड कंपोनेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा हमारे पास यहाँ पे देखो LZ की वैल्यू रख दो ml H/2π, तो ये आएगा -GL μb ml। ठीक है, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन नहीं आएगा, यदि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे तो माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा और GL की वैल्यू 1 है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है तो इसका भी एक अपना इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा μs है -GS E/2m s। ठीक है, यदि वेक्टर में हम बात करें और GS की वैल्यू हमारे पास 2, GS की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसको भी हमने लिखा था μs वेक्टर -GS E/2m, s था हमारे पास √S S + 1 H/2π। ठीक है, और μs का जो z कंपोनेंट था हमारे पास वो था -GS E/2m ms H/2π। इसको बोर मैग्नेटॉन की टर्म में लिख सकते हैं EH/4 μb की टर्म में। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो ms की वैल्यू थी वो थी ±s और s की वैल्यू हाफ थी फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। और उसके बाद देखो इसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, जब हमने माना था भाई एटम में सिर्फ एक ही एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। तो जो एंगुलर मोमेंटम था इट इज़ प्रीसीजिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रीसीज कर रहा था। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीजन ऑफ L अराउंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, वो थी हमारे पास EB/2m। ठीक है, ये हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी थी, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमने कंसीडर किया था इलेक्ट्रॉन के पास भी स्पिन है, तो हमने कंसीडर किया था भाई टोटल जो एटम का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम इट इज द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास JL + S। ठीक है, अब यहाँ से हमने L.S निकाला था, L.S था हमारे पास जो वेक्टर मॉडल था हमारे पास J² - L² - H²/2। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर मॉडल था। अब यहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सम है L और S का। ठीक है, यहाँ पे भी एक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा μJ होगा हमारे पास -GJ E/2m J वेक्टर, और जो GJ है वो है लैंडे G फैक्टर। ये याद रखना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है लैंडे G फैक्टर पे। और लैंडे G फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है 1 + J + 1 -L + 1 + S + 1 अपॉन 2J + 1। ठीक है, ये लैंडे G फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला, ये याद रखना, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन जाता है। J की वैल्यू L को तुम्हें टर्म सिंबल दिया होगा, वहाँ J की वैल्यू तुम्हें पता लगानी होगी, L पता लगाना होगा और यहाँ वैल्यू पुट करनी होगी, तो तुम्हारे पास GJ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, GJ क्या हो, तो ये है लैंडे G फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है तुम्हें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन बना था एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इस पे गेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ तुम्हें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये याद रखना, ये टोटल के प्लस में है, ये 1 + इस टोटल टर्म से जो आएगा उसमें 1 ऐड करना है हमें, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो 1 + टोटल में ऐड करना है, ये लैंडे G फैक्टर है हमारे पास। इसका भी जेड कंपोनेंट था हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट -GJ E/2m × JZ।
ठीक है। फिर हमने इनकी ओरिएंटेशन ड्रॉ की थी अलग अलग। देखो जो एम एल की वैल्यू होगी हमारे पास, देखो जो जे की वैल्यू, जो एम जे की वैल्यू है, इसका जेड कंपोनेंट जे जेड है हमारे पास, एम जे एच अपॉन 2 पाई, और जो एम जे की वैल्यू है वो है -J2 प्लस जे, और जो जे है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है। जे की वैल्यू हो सकती है हाफ 3/2, ठीक है, एल प्लस एस, एल माइनस एस, एस की वैल्यू हाफ या माइनस हाफ होगी, ठीक है, तो जे की वैल्यू हाफ 3/2 ऐसी होगी। तो एम जे की वैल्यू, जैसे जे की वैल्यू 3/2 है तो एम जे की वैल्यू -3/2 माइनस हाफ 3/2 जे की, ये एम जे की वैल्यू होगी। और जैसे एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू होगी हमारे पास 1 0 -1, और एस की वैल्यू हाफ है तो एम एस की वैल्यू होगी हमारे पास हाफ और माइनस हाफ। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है हमारे पास। एल की वैल्यू 2 है, यदि एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू होगी हमारे पास -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए तरीका। हाँ, इसके बाद हमने डिस्कस किया था, देखो इनकी तीनों की जो ओरिएंटेशन थी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एंगुलर मोमेंटम की जो ओरिएंटेशन थी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, उनको हमने ड्रॉ किया था, जो स्पेस क्वांटाइजेशन कहते थे, जिससे हम जो कोस थीटा था हमारे पास, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये जे है, थीटा एंगल है, तो जो कोस थीटा होगा यहाँ पे वो होगा जे जेड अपॉन जे, क्योंकि जे जेड होगा जे कोस थीटा, तो जे जेड अपॉन जे जेड था हमारे पास एम जे एच अपॉन 2 पाई, तो ये था रूट जे प्लस 1, ठीक है, ये ओरिएंटेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, एच अपॉन 2 पाई, तो ये आएगा एम जे अपॉन रूट जे प्लस 1, स्पेस क्वांटाइजेशन। और कोस थीटा एल के लिए क्या होगा, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए एम एल अपॉन रूट एल प्लस 1, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होगा, एम एस अपॉन एस प्लस 1, ठीक है, ये तीनों क्वांटाइजेशन थी, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब इसको हमने टोटल जो वेक्टर मॉडल है, जो टोटल एटम है, इसका जो कंप्लीट मॉडल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी थी जे की प्रिसीजन, टोटल एंगुलर मोमेंटम की प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी हमारे पास, ओमेगा जे इक्वल टू E/2m इंटू बी इंटू लैंडे जी फैक्टर जी जे, ये प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। लार्मर फ्रीक्वेंसी ये थी EB/2m, टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी थी EB/2m इंटू जी जे, लैंडे जी फैक्टर, और लैंडे जी फैक्टर का हमने भी फॉर्मूला लिखा था, जी जे का क्या फॉर्मूला, 1 + जे प्लस 1 माइनस LL प्लस 1 प्लस SS प्लस 1 अपॉन 2J इंटू जे प्लस 1, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पुट होगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो एक एक्सपेरिमेंट था, स्टैन गेरलाग एक्सपेरिमेंट, उसमें भी एक फॉर्मूला था जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था, कितना डिफ्लेक्शन होगा, जो सिल्वर एटम लिया था हमने। तो जो हमने स्टैन गेरलाग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, इसमें जो डिफ्लेक्शन था जेड डायरेक्शन में, वो डिपेंड कर रहा था हमारे पास जी जे एम जे बोर मैग्नेटॉन म्यू बी dB/dz d² जो डिस्टेंस थी अपॉन नीचे था हमारे पास 6 kBt, ठीक है। कई बुक्स में तुम्हें 8 kBt मिलेगा, हमने क्योंकि जो एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वो 3/2 kBt ली थी, कई बुक्स में वो लेते हैं 2 kBt, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है 3/2 kBt से, तो वहाँ पे 8 kBt आ जाएगा। लेकिन तुम्हें याद ये रखना है जो वैल्यू वो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, जो जेड है वो डिपेंड करेगा जी जे और एम जे, लैंडे जी फैक्टर और एम जे, और एम जे की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन के लिए, जो मतलब यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो एम जे होगा +½ और -½ तो यहाँ पे ये जो जे है, ये 2 पार्ट्स में जो डिफ्लेक्शन है वो +J में और -J में होगा, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है वो +Z डायरेक्शन और -Z डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन, ठीक है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्रेडियंट है उसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड और जो फोटोग्राफिक प्लेट है उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग जो डिफ्लेक्शन है उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ब्रॉड होगा, ठीक है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होने से जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम होगा,
ठीक है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम में दो केस थे हमारे पास, दो करेक्शन थे हमारे पास, एक स्पिन ऑर्बिट करेक्शन, स्पिन ऑर्बिट करेक्शन। स्पिन ऑर्बिट करेक्शन में जो एनर्जी शिफ्ट आई थी हमारे पास, टर्म शिफ्ट आई थी LM बाय द R इन्फिनेटिव अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 2 n क्यूब L प्लस वन L प्लस हाफ इंटू L और माइनस L प्लस वन फॉर J इक्वल टू L प्लस हाफ एंड J इक्वल टू L माइनस हाफ। ये थी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो करेक्शन थी, जो एनर्जी में शिफ्ट था, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इन्वर्स होगी, क्योंकि R इन्फिनेटिव और अल्फा स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेशन है होगा 5.84 सेंटीमीटर इन्वर्स। यदि मीटर इन्वर्स में लिखना है तो 584 मीटर इन्वर्स। ठीक है, तो ये थी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो हमारा शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो दो लेवल्स है JL प्लस हाफ और JL माइनस हाफ, ये आपस में स्प्लिट हो रहे थे, एक लेवल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा था। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो शिफ्ट थी वो कितनी थी, वो भी हमने कैलकुलेट की थी डेल टी। ठीक है, JL प्लस हाफ और JL माइनस हाफ के बीच में जो स्प्लिट थी, जो डिफरेंस था अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 2 n क्यूब L प्लस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। JL प्लस हाफ और JL माइनस हाफ दोनों को जब हमने डिफरेंस लिया था इन दोनों को, तो R इन्फिनिटिव अल्फा स्क्वायर जेड टू पावर 4 n क्यूब L इंटू L प्लस वन। उसके बाद जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन हमने ऐड की थी, रिलेटिविस्टिक करेक्शन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, रिलेटिविस्टिक करेक्शन में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था डेल टी का, वो आया था हमारे पास, R से लिखा था हमने R इन्फिनिटिव अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4, यहाँ पे आया था n क्यूब, इधर आया था 3/4n माइनस 1/L प्लस हाफ। जब हमने टोटल करेक्शन ली थी JL प्लस हाफ और JL माइनस हाफ के लिए, तो जो टोटल करेक्शन आई थी हमारे पास डेल टी LS प्लस डेल टी R, टोटल ऐड किया था हमने तो आए थे R इन्फिनिटिव अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 n क्यूब 3/4n माइनस 1/J प्लस हाफ। ये हमारे पास टोटल करेक्शन थी सेंटीमीटर इनवर्स में, यदि हम इसको 5.84 लें। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद। फिर हमने यहाँ से स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था अलग अलग लेवल्स के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूले थे। ठीक है, इनको याद रखना तुम्हें। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एक ना एक क्वेश्चन जो नेट पे इनमें से ही मिल जाएगा, तुम्हें गारंटी है इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन और बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा चांस है क्वेश्चन बनने के, वो है कपलिंग से, LS कपलिंग और JJ कपलिंग, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी लैम्प शिफ्ट पे होगी, ट्रांजिशन पे होगी, जो बीटा लाइंस है। ठीक है, उसमें ट्रांजिशन कैसे होगी, सिलेक्शन रूल क्या है। उसके बाद जो हमारे हम स्टार्ट करेंगे LS कपलिंग और JJ कपलिंग, उसमें 2 लेक्चर लगेंगे शायद। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट में भी शायद 2 लेक्चर लगेंगे हमारे पास। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तुम्हें नोट कर लो, इनको तुम्हें याद रखना और इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, गेट या जो नेट है या MSc एंट्रेंस में भी इनमें क्वेश्चन बनता है। MSc एंट्रेंस देखो, नेट का जो सिलेबस है, यदि नेट का सिलेबस करते हो तो नेट के सिलेबस इतना है कि तुम और बाकी एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो। जैसे गेट के लिए बहुत है नेट का सिलेबस, यदि तुम MSc एंट्रेंस देना चाहते हो तो भी नेट का सिलेबस है। IIT जैम देना चाहते हो तो वो भी नेट में ही कवर होता है। तो नेट का सिलेबस करोगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए तुम कोई भी तुम सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दोगे, किसी कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम दोगे, नेट का सिलेबस इनफ है। ठीक है, तो ये सिलेबस करोगे तो मतलब सारे एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वाइड है नेट का सिलेबस, तो नेट में सभी एग्ज़ाम का सिलेबस कवर हो जाता है। न्यूमेरिकल्स, ये जो न्यूमेरिकल है ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पे है। इट इज़ आस्क्ड इन दी जून 2012 ऑफ CSIR नेट। ठीक है, 2012 में पूछा गया ये। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन एन एटम इज गिवन बाय HAL.S। ए कोई कॉन्स्टेंट है, जो इंटरेक्शन टर्म हमें दी है L.S, A × L.S, ये इंटरेक्शन दिया है।
वेयर एल एंड एस डिनोट द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द स्प्लिटिंग बिटवीन द लेवल 2p 3/2 एंड 2p हाफ, इन दोनों लेवल्स में कितनी स्प्लिटिंग होगी वो हमें फाइंड करनी, कितना गैप होगा। ठीक है, यहाँ पे वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो एल की वैल्यू यहाँ पे देखो पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो एनर्जी है वो है क्या एक्चुअल में, इसकी वजह से, इस इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी शिफ्ट है, जो स्प्लिटिंग है वो एक्चुअल में है क्या। देखो यहाँ पे देखो एच है एल डॉट एस, एल डॉट एस क्या है हमारे पास, एल डॉट एस हमें पता है जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2, ये एल डॉट एस है हमारे पास। अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, इसकी एक्सपेक्टेशन यदि हाइड्रोजन ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन दिया है एक्चुअल में, ये इंट्रैक्शन टर्म दिया है, इसकी जो इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी ए इंटू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इन सभी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ये आएगा ए जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस, ये तुम्हें पता होगा हमने डिस्कस किया था, एल डॉट एस को ऐसे कैसे लिखते हैं हम, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर, क्योंकि एच कट है हमारे पास, एच कट होगा हमारे पास एच अपॉन 2 पाई, तो इसको हम लिख देंगे एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब ये इंटरेक्शन हमारे पास, अब देखो कौन कौन से लेवल है हमारे पास, पहले 2p 3/2 है और 2p हाफ, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट करेगा ये p लेवल्स को, ये जो इंटरेक्शन टर्म है ये p लेवल्स को दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, एक है p 3/2 और एक है p हाफ। ठीक है, इन दोनों में हमें गैप देखना है कितना है, इन दोनों में गैप देखना है। तो यहाँ पे देखो p 3/2 के लिए टर्म क्या होगी, एनर्जी क्या होगी p 3/2 के लिए, p 3/2 j की वैल्यू 3/2 है, l की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू हाफ है, तो j की वैल्यू 3/2 प्लस 1 माइनस l की वैल्यू 1 प्लस 1, l की वैल्यू 1 है, माइनस s की वैल्यू हाफ प्लस 1, एच कट स्क्वायर अपॉन 2, a/2 लिख देते हैं इसको, 2 को बाहर ले लिया हमने, 3/2 प्लस 1 5/2, 5 इंटू 3 15/4, 15/4 माइनस 2 माइनस 3/2 इंटू 1/2 3/4, तो ये आएगा एच कट स्क्वायर a/2, तो 4 एलसीएम ले लिया, 15 माइनस 8 माइनस 3, 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 3 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a/2 एच कट स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये आ रही है a/2 एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो p हाफ के लिए 2p हाफ के लिए एनर्जी क्या आएगी, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो p हाफ के लिए क्या आएगा, ये डायरेक्ट एक हमने फॉर्मूला भी लिखा था डिफरेंस का, वहाँ l की वैल्यू तुम्हें 1 पुट करनी है, लेकिन वहाँ r इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर था, यहाँ सिर्फ हमें a दिया है, तो तुम्हें अलग से करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस फॉर्मूला को याद रखने के बजाय तुम अलग से करो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ r इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर था, यहाँ पे हमें a दिया है, a की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो p हाफ के लिए 2p हाफ के लिए क्या आएगा, ये a 2p हाफ के लिए j की वैल्यू हाफ प्लस 1 माइनस एल की वैल्यू तो 1 नहीं है क्योंकि पी लेवल है, 1 प्लस 1 माइनस एस की वैल्यू हाफ है, हाफ प्लस 1 एच कट स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा -2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए एच कट स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस ए एच कट स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस है a/2 एच कट स्क्वायर माइनस ए एच कट स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा a/2 एच कट स्क्वायर प्लस ए एच कट स्क्वायर, तो ये आएगा 3/2 ए एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास आंसर, जो आंसर होगा वो होगा ये। ठीक है, सिंपल है, बस ये टर्म याद रखनी है तुम्हें। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं हमें, ये एक लैंडेजी फैक्टर पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। देखो हमें ये हमें स्टेट दी होगी, एनर्जी स्टेट दी होगी, और यहाँ हमें लैंडेजी फैक्टर पूछ लेगा वो, इसका लैंडेजी फैक्टर क्या होगा। लैंडेजी फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है GJ = 1 प्लस जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1, यहाँ पे आएगा प्लस एस प्लस 1 लैंडेजी फैक्टर में, नीचे आएगा 2J प्लस 1,
तो दोनों के लिए लैंडेज जी फैक्टर तुम निकाल सकते हो। जे की वैल्यू 3/2 रखोगे, एल की वैल्यू 1 रखोगे, एस की वैल्यू यहाँ पे हाफ रखोगे। एस की वैल्यू पता लगेगी तुम्हें मल्टीप्लिसिटी से। मल्टीप्लिसिटी होता है हमारे पास 2s + 1। अब ये 2 कब होगा? जब s हाफ होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं तुम्हारे फाइन स्ट्रक्चर पे या स्प्लिटिंग पे। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट में पूछा गया है। जस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेवल का है। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 3p एंड 2s लेवल इन सोडियम इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3p और 2s 3s 3p एंड 3s लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सोडियम एटम। द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्प्लिट द 3p लेवल। जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, इट स्प्लिट द 3p लेवल्स रिजल्टिंग इन 2 एमिशन लाइन ऑफ डिफरिंग बाय 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। डिफरिंग बाय 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग पता है किसकी यूनिट होती है? वेवलेंथ की। तो इसने डायरेक्ट नहीं कहा वेवलेंथ, तो तुम्हें देखना पड़ेगा आर्मस्ट्रॉन्ग किसकी यूनिट है। तो वेवलेंथ की यूनिट है, तो ये वेवलेंथ में डिफरेंस बता रहा है। देखो, जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है वो जो डिफ्लेक्ट कर देगी, दो स्प्लिट कर देगी 3p लेवल को 2 पार्ट में, और इसका जो रिजल्ट क्या है? रिजल्टिंग टू एमिशन लाइन ऑफ डिफरिंग बाय 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, और ये स्प्लिट नहीं होगा तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन ये होगा, एक ट्रांजिशन ये होगा। एक वेवलेंथ यहाँ से आएगी, एक वेवलेंथ यहाँ से आएगी। इसको मान लेते हैं हम 3p 3/2, ये होगा 3p हाफ, ये हमें पता है 3p 3/2 और 3p हाफ में डिफ्लेक्ट होगा। इसको मान लेते हैं हम λ/2, इसको मान लेते हैं हम λ/1। λ/2 एक एमिशन होगा, एक λ/1 एमिशन होगा। यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक λ2 एमिट होगी, यहाँ से यहाँ जाएगा तो λ1 एमिट होगी। बाय इनकी जो वेवलेंथ का डिफरेंस है λ2 - λ1 वो है 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ एनर्जी कम है, तो एक्चुअल में λ1 - λ2 λ1 - λ2 होगा 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। द स्प्लिटिंग ऑफ 3p लेवल्स, ये हमें डिफरेंस बताना क्या होगा, ये डिफरेंस कितना होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे बताएंगे? देखो, ये एनर्जी निकाल लो, ये एनर्जी निकाल लो, दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लो। ये एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो E2 एनर्जी होगी λ2 वेवलेंथ के लिए वो होगी, देखो एनर्जी होती है एक्चुअल में hc/λ, तो E2 हो गई hc/λ2। hc की वैल्यू है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो, इसको ये भी लिख सकते हैं 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी मीटर। 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी मीटर लिख लो HC को, या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग लिख लो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अपॉन λ2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये, क्योंकि ये λ2 आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो ये कैंसिल हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। और E1 होगा हमारे पास 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन λ1। ठीक है, क्योंकि ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में है। अब इनका जो डिफरेंस होगा E2 - E1, वो इन दोनों की एनर्जी का गैप होगा, इन दोनों के बीच का गैप होगा, ΔI। वो क्या होगा हमारे पास? 12400 1/λ2 - 1/λ1, तो होगा 12400 λ1 - λ2 अपॉन λ1 ठीक है, 12400 λ1 - λ2 अपॉन λ1 इंटू λ2। अब देखो, जो λ1 - λ2 है वो है 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6 आर्मस्ट्रॉन्ग, इन दोनों का जो गैप है λ1 और λ2 के बीच का जो गैप है वो 6 आर्मस्ट्रॉन्ग है। वेवलेंथ का जो गैप है बहुत कम है। ठीक है, वेवलेंथ में जो गैप है, और जो एनर्जी में डिफरेंस है वो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी लैम्डा, क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ये एनर्जी डिफरेंस कम क्यों होगा? क्योंकि वेवलेंथ में बहुत डिफरेंस कम है। वेवलेंथ में डिफरेंस कम है तो ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी हम मान सकते हैं वो इन दोनों वेवलेंथ के इक्वल अप्रोक्सीमेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो ये एनर्जी है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से ये वेवलेंथ कितनी आएगी? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 12400 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा आएगा हमारे पास 12400 अपॉन 2.1,
इसको हम मान लेंगे लगभग λ1 और λ2, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। λ1 माइनस λ2 के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस कम होने का मतलब है इन दोनों वेवलेंथ को हम इस वेवलेंथ के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, देखो क्या आएगा, λ1 λ2 की जगह क्या लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 12400 इंटू 6 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 6 अपॉन λ1 इंटू λ2, 12400 स्क्वायर इंटू λ1 इंटू λ2, 2.1 इंटू 2.1, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 6 अपॉन 12400। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा तुम्हारे पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मिली इलेक्ट्रॉन, मिली का मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इसको तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आएगा। थोड़ा सा जेस्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से ट्रिकी बनते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है हमें, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बहुत लेना पड़ता है हमें। ठीक है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन हमें सोचना पड़ेगा, जो एनर्जी लेवल है वो गैप कितना है, बहुत कम है, तो वेवलेंथ डिफरेंस बहुत कम होगा, वेवलेंथ डिफरेंस कम है 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ द डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p3/2 एंड 2p हाफ ऑफ हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव एटम इज 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, स्प्लिटिंग दी है इन दो लेवल्स के बीच में 5.84 हीलियम के लिए, हीलियम पॉजिटिव के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के। तो हाइड्रोजन एटम के लिए इन्हीं दो लेवल के लिए स्प्लिटिंग कितनी होगी। देखो स्प्लिटिंग का जो फॉर्मूला हमें पता है दो लेवल्स के बीच में, वो है R∞ अल्फा स्क्वायर Z⁴ n³ L इंटू L+1, और ये दिया हमें हीलियम पॉजिटिव एटम के लिए। हीलियम पॉजिटिव के लिए ये है 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें पूछा हाइड्रोजन के लिए। देखो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, देखो दोनों में L की वैल्यू सेम है, N की वैल्यू सेम, Z की वैल्यू अलग होगी, Z की वैल्यू अलग होगी। हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1 है और हीलियम में Z की वैल्यू 2 है। हीलियम पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू 2 है। तो ΔTH इन दोनों का रेशियो लो, ΔT हीलियम पॉजिटिव, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारे पास, देखो R∞ अल्फा स्क्वायर Z⁴ n³ L+1, ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए Z1 है, R∞ अल्फा स्क्वायर n³ Z⁴ L+1, ये बाकी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ Z बचेगा। ΔTH अपॉन ΔT हीलियम पॉजिटिव इक्वल टू 1/Z⁴। ठीक है, तो ΔTH क्या आएगा, ΔTH आएगा हमारे पास ΔT हीलियम पॉजिटिव Z⁴। ΔT हीलियम दिया हमें 5.84 अपॉन Z है हमारे पास। देखो हीलियम के लिए जो Z की वैल्यू वो हमारे पास Z की वैल्यू है 2 हीलियम के लिए, तो ये आएगा Z2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा 16, 2⁴ 16, तो 5.84/16 आएगा हमारे पास 0.365, क्योंकि हीलियम पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ 4 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 4 रख दो, यहाँ 4 ले आओ, 4 नहीं यहाँ रख दो 2⁴, 2⁴ को यहाँ ले आओ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हाइड्रोजन के लिए जो फॉर्मूला उसमें पुट कर दो, यही एक्चुअल में जो आंसर होगा वो हमारा यही होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, या तुम्हें हाइड्रोजन का दिया हो सकता है, हीलियम पॉजिटिव का पूछ लेंगे, लिथियम डबल+ का पूछ लेंगे, या बेरिलियम ट्रिपल+ का पूछ लेंगे। ठीक है, आयनाइज्ड एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का पूछ, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है ये फॉर्मूला। ठीक है, या तुम्हें इंटरेक्शन कुछ अलग से दी होगी, उसमें तुम्हें कैलकुलेट करना होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिटिंग ऑफ ए लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू n = 2 और L = 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये स्प्लिटिंग हमें कैलकुलेट करनी है। R∞ अल्फा स्क्वायर Z⁴ n³ L+1, यहाँ वैल्यू पुट कर दो बस 5.84। R∞ इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 5.84, Z⁴ है, Z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, N की वैल्यू है 2,
8, एल की वैल्यू है 1 तो 2, 5.84/16 सेम ही आएगा 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है।